स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक दूसरे देश में कानून चेंज होता है तो भारत के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के लिंक में दिए हुए हैं। तो जैसा आप इस हेडलाइन में देख सकते हैं कि भारत के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं टू द ट्यून ऑफ 1.3 बिलियन डॉलर्स। 1.3 बिलियन डॉलर्स इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इतने एक्सपोर्ट्स कैसे अफेक्ट हो जाएंगे? और यह भी इस वजह से नहीं क्योंकि भारत ने कोई चेंज किया है, बट एक दूर दराज यूनियन ने कोई चेंज किया है। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, जितने पीडीएफ्स यूज हो रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी पे। आयुष सांघीज IAS अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर वैल्यू एडेड कंटेंट। और आप ध्यान रखें कि इस कंटेंट के जरिए आपकी प्रिपरेशन एनहांस हो सकती है और यही चीज आपको इंस्टा और ट्विटर पर भी मिलेगी। ये है मेरे हैंडल का नाम, आयुष सांघी। आयुष इज विद एन एक्स्ट्रा एस, डोंट फॉरगेट। तो भारत के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन ने एक स्पेसिफिक कानून पास किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। तो क्या चीज है उस संस्था का, उस इनिशिएटिव का नाम जानिए। उसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने यह आंकड़ा लगाया है कि भारत के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे टू द ट्यून ऑफ 1.3 बिलियन डॉलर्स हर साल। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्ट करना, फॉरेस्ट मतलब पेड़ उगाना, डिफॉरेस्ट मतलब पेड़ों को काटना। उस चीज को लेके EU के जितने मेंबर देश हैं उन्होंने एक कानून बनाया है, एक रेगुलेशन पास किया है। इस रेगुलेशन के जरिए इन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या जितनी भी कंपनीज हैं जो यूरोपियन यूनियन में रजिस्टर्ड हैं और पूरी दुनिया से चीजें इंपोर्ट करती हैं, वो इंपोर्ट करने वाली जो फैक्ट्रीज है या वो उन गुड्स को बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है, वो ऐसे लैंड पे ना बनी हो जो डिफॉरेस्टेड लैंड है। आई विल टेल यू अगेन, ध्यान से मेरी बात सुनिए। भारत में एक फैक्ट्री लगाई गई, वो फैक्ट्री एक ऐसी जमीन पे लगाई गई जिस जमीन को आपने डिफॉरेस्ट करा है, पेड़ काटे हैं उसके बाद फैक्ट्री लगाई है। उस फैक्ट्री में बनाए हुए गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने यह बोला है कि ऐसे गुड्स अगर आपने इंपोर्ट करे या ऐसे देश से आपने इंपोर्ट करे जहां पर डिफॉरेस्टेड लैंड पे फैक्ट्री बनी है, तो उन गुड्स पे पेनल्टीज लगेंगी और उन गुड्स को इंपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। उसके लिए कट ऑफ डेट दी है 31 दिसंबर 2020। सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डन। इट विल बी इफेक्टिव फॉर लार्जर फर्म्स फ्रॉम December 2024 or smaller firms by June 2025. This has been done by the European Union. तो यूरोपियन यूनियन के मेंबरान देश, ये पूरा आप मैप देख सकते हैं। हैव अ लुक एट दिस मैप। ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखिए ये बाल्टिक कंट्रीज हो गई, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल। सदर्न यूरोप में इटली, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया। ये सारे के सारे देश जो है यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। इन सब ने मिलकर ये रेगुलेशन जो है इसको बनाया है। तो इस रेगुलेशन के जरिए किन किन चीजों पे इंपैक्ट होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जान ले कि स्टडी IQ IAS आप तक लेकर आया है एक स्पेसिफिक P2I बैच। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार ये P2I बैच जिस एक्सटेंसिव तरीके से कवरेज कर रहा है वैसा भारत में और कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है। सीधा प्रीलिम्स से लेकर पर्सनालिटी टेस्ट तक। तो प्रीलिम्स और मेंस यानी कि GS फाउंडेशन का कंप्लीट सिलेबस, प्रीलिम्स का रिवीजन थ्रू SIP बैच जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं, और मेंस का रिवीजन सक्सेस एंड मेंस बैच जिसे हम क्रैश कोर्स फॉर मेंस कहते हैं। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जिसे आप फुल लेंथ टेस्ट कहते हो, और फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ आपको जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की भी मिलेगी। और उसके बाद आपको मेंटरशिप सेशंस दिए जाएंगे इंटरव्यू तक और इंटरव्यू के बाद भी, जिससे कि आप पूरी तरीके से कवर्ड रहे।
एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर 70,000 रुपीज। जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए लेते हैं, वहां पर हम आपको ये सारी सुविधाएं 70,000 रुपए में अवेलेबल करवा रहे हैं। बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव, इस कोड के जरिए आपको यही बैच मिलेगा 30,000 में, 30,000 रुपए में आपको यह बैच मिलेगा। सो जरूर सब्सक्राइब करें। P2I बैच यूपीएससी का स्टडी IQ IAS में भारत की टॉप फैकल्टीज आप तक ये बैचेस हाई क्वालिटी के रूप में लेकर आ रही हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो बात हो रही है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन की। तो यूरोपियन यूनियन ने डिफॉरेस्टेशन से दुनिया को फ्री करने का इनिशिएटिव लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन है, क्योंकि आप पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हो, इसलिए पूरी दुनिया में कार्बन एमिशंस हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। इंपोर्ट हम उन जगहों से नहीं करेंगे जहां पर डिफॉरेस्टेशन होकर फैक्ट्री बनी है, वो उनकी मुहिम है। दैट इज समथिंग दैट इज एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन फ्री वर्ल्ड, कार्बन एमिशन फ्री वर्ल्ड। तो अप्रैल 19 2023 इसी साल पिछले महीने यूरोपियन पार्लियामेंट वोटेड फॉर यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट्स रेगुलेशन। इसके लिए वोट किया गया और द लॉ विल रिक्वायर कंपनीज दैट एक्सपोर्ट गुड्स, यानी कि मान लीजिए भारत एक ऐसा देश है जिसमें कंपनीज हैं और यूरोपियन यूनियन में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं, वो सारी की सारी कंपनीज या वो सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसी जमीन पे नहीं होने चाहिए जो डिफॉरेस्ट करके बनी है, क्योंकि अगर वो जमीन डिफॉरेस्ट करके बनी है तो फिर वो प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट नहीं करेगा। सो एक्सपोर्ट गुड्स टू द यूरोपियन यूनियन टू प्रोड्यूस अ ड्यू डिलिजेंस स्टेटमेंट, मतलब पूरा जो है आप वेरीफाई करके स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे या उसमें पूरा एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे, एंड वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन प्रूविंग द गुड्स वर नॉट ग्रोन ऑन लैंड डिफॉरेस्टेटेड आफ्टर 2020। ऐसी जमीन नहीं होनी चाहिए जिसके पेड़ 31 दिसंबर 2020 के बाद कटे हैं, और रिस्क स्टीप फाइन्स, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगाए जाएंगे, पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसपे यूरोपियन यूनियन ने स्टार्टिंग में पेनल्टीज लगाई हैं, या ये जो रेगुलेशन है ये उसके ऊपर लगाया है? 7 प्रोडक्ट्स हैं, आइए देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वुड, लकड़ी, टिम्बर बहुत इंपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन। पाम ऑयल, ये भी कहां से? उसी एरिया से आता है। सोय, कॉफी, कोको, रबर, कैटल। The above mentioned products, whether imported or exported, यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करे, दूसरा देश एक्सपोर्ट करे, should not have been produced on land। ये ऐसी जमीन पे नहीं होने चाहिए जिस जमीन को आपने डिफॉरेस्ट किया है आफ्टर 31 दिसंबर 2020। ये कट ऑफ डेट है। इसके पहले डिफॉरेस्ट किया हो ठीक है, लेकिन इसके बाद डिफॉरेस्ट किया हो तो यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट नहीं करेगा। और अगर यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंपनी इंपोर्ट करती है ऐसी कंट्री से जो 31 दिसंबर 2020 के बाद डिफॉरेस्टेड लैंड पे बना है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। सो डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के ऊपर यह मुहिम चलाई गई है। दिस हैज बीन डन। इसके सिवा यूरोपियन यूनियन ने एक कंडीशन और लगाई है कि आप अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप अपने देश के लॉज और यूएन द्वारा स्टेटेड लॉज के अनुसार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कि लैंड लॉज ऑन लैंड यूज राइट्स, जितनी जमीन है, कोई इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं है, ट्रेसपासिंग नहीं है। लेबर राइट्स, क्या तुम अपने देश में लेबर राइट्स फॉलो कर रहे हो? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल लॉ, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और यूएनएचसीआर द्वारा बताया जाता है। फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एज सेट आउट इन द यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, आपने अपने लोगों के लिए ऐसे अधिकार जो है आइडेंटिफाई करे हैं। एंड एंटी करप्शन लॉज, ये सारे के सारे लॉज तुम अपने देश में फॉलो कर रहे हो। हमारे देश में लॉज फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, इससे ईयू को मतलब है। रेगुलेशन रिक्वायर्स कंपनीज टू इंश्योर दैट दीज 7 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन कंडीशंस दैट कंप्लाई विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब आप सोच के देखिए, क्या इसकी वजह से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भारत के लिए मुश्किल होगा या नहीं होगा? तो जो आंकड़ा दिया है वो GTRI द्वारा, ट्रेड राइट्स इनिशिएटिव द्वारा दिया गया है कि भारत के एक्सपोर्ट्स टू द ट्यून ऑफ तकरीबन 10 से 12 हजार करोड़ तक के एक्सपोर्ट्स पर एनम अफेक्ट हो सकते हैं अगर यह लॉ आता है तो ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? व्हाई हैज सच डिसीजन बीन टेकन? जैसा मैंने आपको बताया, ईयू के ऊपर यह इल्जाम है कि आप यूरोपियन यूनियन जो है वो पूरी दुनिया से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, तो पूरी दुनिया प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिफॉरेस्ट करती है।
डिफॉरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ कार्बन एमिशंस और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिट होने के पीछे ईयू के ऊपर जो है इल्जाम लगाया गया है कि ईयू इज द सेकंड लार्जेस्ट रीजन फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आफ्टर चाइना। डिफॉरेस्टेशन इज सेकंड ओनली टू फॉसिल फ्यूल, फॉसिल मतलब कार्बन, पेट्रोल, ये सब जलने से होता है, as a global source of GHG emissions, greenhouse gas emissions, fueling the climate crisis. Globally, industrial agriculture is the most significant driver of deforestation. जो industrial agriculture है, मतलब जो agriculture होता है और industrial basis पे destroy होता है। तो industrial agriculture has been linked to a range of human rights abuses. Human rights abuse हर देश में होता है, सबसे ज्यादा तो चाइना में होता है। आप लेबर राइट्स को तो मानते ही नहीं कुछ, ठीक है, लेबर राइट्स को कुछ नहीं माना जाता, लेबर की कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, 18-18 घंटे लेबर लगी हुई है, सुसाइड रेट लेबर के बीच में बहुत ज्यादा है। तो यू आर वायलेटिंग लेबर लॉज, प्लस चाइल्ड लेबर बहुत रैम्पेंट है। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं हिंदुस्तान में बदनाम है, पूरे एशियन रीजन में इंक्लूडिंग चाइना। सो पोस्ट चाइल्ड लेबर, डेंजरस एक्सपोजर टू टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, ये भी चीज है, प्रॉब्लम्स है। पोस्ट इविक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि तुमने एक लैंड अक्वायर कर ली तो वहां पे तुम भगाओगे ना लोगों को, वहां से कैसे बनाओगे उस पर फैक्ट्री। इंक्रोचमेंट ऑन इंडिजिनस पीपल्स ट्रेडिशनल टेरिटरीज, इंक्रोचमेंट भी होगा। एंड वायलेंस एंड इंटिमिडेशन अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिफेंडर्स अमंग अदर्स, वायलेंस होता है अगेंस्ट इंटिमिडेटर्स। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईयू के ऊपर ये ब्लेम आया कि यू आर द सेकेंड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन वाली कंट्री। सो ईयू इंपोर्ट्स बिलियंस ऑफ यूरोज वर्थ गुड्स, बिलियंस ऑफ यूरोज के गुड्स इंपोर्ट करते हैं, टिम्बर यानी कि लक्कड़, एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एनुअली। सो द वॉल्यूम ऑफ डिफॉरेस्टेशन एसोसिएशन इज सेकंड ओनली टू चाइना, ये दूसरे नंबर पे आती है। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्यूजेशन आता था। तो ईयू का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है 2030 तक का, उसके तहत ये डिफॉरेस्टेशन को और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को आधे से कम करना चाहते हैं, मतलब जितना है उसका 50% करना चाहते हैं। दे वांट टू रिड्यूस इट by at least 55% by 2030. So it sets Europe on a responsible path to becoming climate neutral by 2050. यूरोप क्लाइमेट न्यूट्रल बनेगा तो उससे जुड़ी हुई देश जो है, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें भी क्लाइमेट न्यूट्रल बनना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट वुड हैपन। ये चीज करी गई है। इससे पहले भी ईयू ने क्या करा था, दे हैड कम अप विद दिस, इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। अब ये इनिशिएटिव के बाद ये नया लॉ आया है, सो दिस इनिशिएटिव मे नॉट हैव अचीव्ड द पर्पस, लेकिन इस इनिशिएटिव के बारे में आप जानेंगे तो आपको मजा आएगा दैट हाउ आर दे ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम एक्चुअली टुवर्ड्स reducing greenhouse gas emissions and reducing the negative effect on environment. So carbon border adjustment mechanism, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का ये मतलब है जितने भी कार्बन एमिशंस होते हैं, जितने भी कार्बन फुटप्रिंट चीजें देती हैं, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट हुआ बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ टॉक्सिसिटी इन द एयर, उसके खिलाफ ईयू कार्बन टैक्स लगाया करता था। और कार्बन टैक्स के तहत वो ये बोलता था कि आपका जितना एमिशन है, जितना ज्यादा एमिशन होगा उतना ही ज्यादा टैक्स लगाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका था डिस्करेज करने का कि आप इतना पोल्यूशन एमिट ना करें। सो कार्बन टैक्स एक ऐसा टैक्स है विच इज लेविड ऑन द कार्बन एमिशंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और अंडर कार्बन टैक्स गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस दैट एमिटर्स मस्ट पे फॉर ईच टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दे एमिट। हर एक टन, यानी कि एक टन पे आप कितना एमिट कर रहे हो उसके हिसाब से कार्बन टैक्स बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब ये टैक्स फिक्स नहीं है, जितना ज्यादा एमिशन उतना ही ज्यादा टैक्स। दिस इज हाउ दे वर्क। तो कार्बन टैक्स उन्होंने लेवी करा इंपोर्ट्स के ऊपर। तो मतलब दूसरे देश से आप माल इंपोर्ट कर रहे हो और अगर उस माल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ था तो वो कार्बन टैक्स लगा देंगे। ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और नॉन ग्रीन। अब आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या हर जगह एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनते होंगे? क्या पोल्यूशन एमिट नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान में इतना पोल्यूशन है, या दिल्ली एनसीआर रीजन में देख लीजिए, पराली जलती है, दिवाली के टाइम देख लीजिए, यमुना नदी फिर इतनी गंदी हो गई है, काली हो गई है। काली क्या हो गई है? सफेद परत है, उसके नीचे पूरी काली नदी है, ऐसा लग रहा है वो फटने को निकल रही है। तो क्या है ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है? उसके आसपास जितनी भी चीजें बनी है, जितने भी प्लांट्स है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, आज तक किसी ने एफ्लुएंट डिस्पोजल या सीवेज डिस्पोजल प्लांट जो है वो नहीं लगवाया है।
दे हैव नॉट इंप्लीमेंटेड द लॉज व्हिच हैव बीन डन। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है ही नहीं। नदी आपने इतनी पोल्यूट करी है और एमिशंस आप कितने कर रहे होगे भगवान ही जाने। So it will be introduced in transitional phase from October 2023. CBAM, it will translate into a 20 to 35%, मतलब 20 से 35% बहुत ज्यादा टैक्स होता है। अगर 100 यूरोस का गुड्स इंपोर्ट हुआ है तो उसके ऊपर आप 35% टैक्स लगा दोगे, 135 यूरो हो जाएगा। कौन खरीदेगा उसे? तो डिस्करेज करने के लिए होता है ये। ऑन सेलेक्ट इंपोर्ट्स इनटू ईयू स्टार्टिंग 1 जनवरी 2026। तो इस साल से भारत के एक्सपोर्ट्स to the tune of $1.3 billion अफेक्ट हो सकते हैं इस वजह से। CBAM will be implemented by requiring importers to declare the quantity of goods imported into the EU and their embedded greenhouse gas emissions on an annual basis। ये चीज कैलकुलेट करी जाएगी और इसके बेसिस पे ये देखा जाएगा कि आप कैसे गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और कितने गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो। तो CBAM के प्रिंसिपल्स को लेवी करने के लिए या प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने देशों से ईयू इंपोर्ट करता है, उन देशों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है लो रिस्क, स्टैंडर्ड रिस्क, हाई रिस्क। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिस्क के कंट्रीज हो। मतलब आप अगर हाई रिस्क में हो तो आपने सबसे ज्यादा नुकसान करा होगा एनवायरमेंट। ईयू विद इन 18 months फ्रॉम नाउ विल क्लासिफाई कंट्रीज एज दिस। और अगर आप हाई रिस्क कंट्री में आते हो तो आपने जितना भी कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करा है या ईयू ने उन देशों से कंसाइनमेंट इंपोर्ट करा है, उनकी चेकिंग करी जाएगी 9%। 9% ऑफ फर्म्स और कंसाइनमेंट्स फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज विल बी चेक्ड। अब वो चेक करे जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, या उसके थ्रू आप पता करोगे कि कितने एमिशंस है। जो स्टैंडर्ड कंट्रीज है, स्टैंडर्ड रिस्क है, उसमें 3% और लो रिस्क है उसमें 1%। 9, 3, 1। हाई रिस्क कंट्रीज मस्ट मीट मोर ऑब्लिगेशंस एंड बी सब्जेक्ट टू मोर चेक्स। और ज्यादा चेक्स होंगे और ज्यादा चीजें जो है यहां पर अप्लाई करी जाएंगी। और अगर फिर भी ये चीज हो कि एक देखिए कौन इंपोर्ट करता है, वहां के फर्म्स या वहां की कंपनीज या वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मेरा बिजनेस यूरोप में है तो मैं हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहा हूं, तो अगर मैंने ऐसा आइटम इंपोर्ट करा जो कि एनवायरमेंटली रिस्की है तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी भी बहुत हाई। द रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स 4 पेनल्टीज फॉर वायलेशन। फाइन्स अप टू 4% ऑफ अ फर्म्स एनुअल टर्नओवर इन द ईयू। एनुअल मतलब सालाना टर्नओवर ईयू में जो है उसको 4% तक का फाइन लगेगा। कॉन्फिस्केशन, माल आपका जब्त हो जाएगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ रेवेन्यूज गेन फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन, जितना भी रेवेन्यू आया होगा वो भी जब्त हो जाएगा। एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, फिर आपके लाइसेंसेस रद्द कर दिए जाएंगे। अब इतना स्ट्रिक्ट अगर एक्शन लोगे तो वहां का इंपोर्टर भी डरेगा। अब वहां का इंपोर्टर अगर हिंदुस्तान या और किसी देश से इंपोर्ट करेगा ही नहीं तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? हु डू वी एक्सपोर्ट टू? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या चीज चल रही है? ये चीज है। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का क्या इंपैक्ट है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट? ऑलमोस्ट 1200 इंडियन टैरिफ लाइंस, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेशन लाइंस, will cover under the Carbon Border Adjustment Mechanism and EUD. So this is what is happening. EU's share of these products in India's total exports is 23.6%. 23.6% जो है ये चीज यहां पर दिखती है। तो EU अभी कितना अकाउंट करता है, मतलब EU का अभी कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए 57% ऑफ इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट्स। भारत की 57% कॉफी EU जाती है। EU में बहुत कॉफी कंजम्पशन है। 30 to 40% एक्सपोर्ट्स ऑफ लेदर, ऑयल केक एंड वुड फर्नीचर। ये सब अफेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं होंगे। सोच के देखो, दे विल नॉट बी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। और अगर ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं होंगे तो वहां का इंपोर्टर इंपोर्ट नहीं करेगा तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? सो इंडिया विल बी वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज फ्रॉम दिस रेगुलेशन। अब सोच के देखिए, दूसरी कंट्री का कानून हमें अफेक्ट कर रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ये वो चीज है कि आप आज, कल, परसों, नरसों आप निग्लेक्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक ना एक दिन वो चीज आपको जरूर अफेक्ट करेगी। आपके त्रिशूल आके लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं इतने टाइम से इग्नोरेंट था, जो कि हम लोग थे, आज भी हैं। वी आर हाईली इग्नोरेंट। हम कहां ध्यान देते हैं चीजों पे? इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है कि ध्यान देते हैं? आपने इलीगल प्लॉट इंक्रोचमेंट देखा नहीं है कि दुकानों ने फुटपाथ बना लिया, ठीक है, लोगों ने पार्किंग इंक्रोच कर ली, प्लॉट्स इंक्रोच कर लिए, इतना एरिया एलोकेटेड था। हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, आपको जितना एरिया होता है ना उससे ज्यादा 2 फीट एक्स्ट्रा एरिया आपको बनाना ही है पब्लिक सड़क पे। क्यों बनाना है भाई? जितना मिला उसमें काम करो। नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडिया की तो ये प्रॉब्लम है, साउथ इंडिया का मुझे पता नहीं, बट दिस इज अ मैसिव प्रॉब्लम। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। दिस सिस्टम विल पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर स्मॉलर एंटरप्राइजेस एज कंप्लायंस कॉस्ट एंड ड्यू डिलिजेंस में एक्सक्लूड देम। वो वहीं एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम दिस
फ्रॉम दिस पोर्शन। तो अब आप सोच के देखो कि ये चीज करी गई है, कभी ना कभी गलत चीज जो है वो बैकबाइट करती ही करती है। तो अब ये ईयूडी, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, इसकी आलोचना कौन करेगा? ऐसा ही देश आलोचना करेगा ना जहां पे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल चीजें फॉलो नहीं करी गई हैं, जहां पर लॉस फॉलो नहीं करे गए हैं, जहां पर लेबर लॉज, लैंड लॉज फॉलो ठीक से नहीं करे गए हैं। सो ईयू हैज कम अंडर इंटेंस क्रिटिसिज्म फॉर इट्स यूनिलैटरल मूव्स टू रिजॉल्व एनवायरमेंटल कंसर्न्स फेस्ड ग्लोबली। ईयू का पहले आपने क्रिटिसिज्म करा कि तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में हो रहा है, अब ईयू ने इतना स्ट्रिक्ट स्टांस लिया तो अब आप उसको और क्रिटिसाइज करो। सच आर्बिट्ररी कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रीज वायलेट्स बोथ national treatment and MFN status of the WTO and is likely to be challenged। ये चैलेंज किया जाएगा, तो देखने वाली बात है कि हम कहां जाके रुकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो आप जरूर इस टॉपिक का PDF डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष संघीज IAS अकेडमी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप जरूर बताइएगा कि आप ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहेंगे या नहीं। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।